Hello student, today I will start numerical of electrochemistry chapter. First from the index. I hope all of you have completed this chapter. Now first question from the index is that how would you determine the standard electrode potential of system Mg2 plus Mg? कैसे हम डिटरमाइन करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मैग्नीशियम हाफ सेल का। ये मैग्नीशियम हाफ सेल को बता रहा है, ठीक है। ये मैग्नीशियम हाफ सेल है। तो अगर हमें किसी भी सेल का हाफ सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना होता है तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो उसका पोटेंशियल 0 होता है, और जब किसी भी इलेक्ट्रोड से उसको हम जोड़ते हैं तो गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग आती है वो रीडिंग उसी इलेक्ट्रोड की आती है जिसका हमें पता करना होता है। एक बार फिर बता दे रहे हैं, जब भी किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड हमें पता करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो हम जब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब जोड़ेंगे जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पता करना है उसके साथ, तो वहाँ पे वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो वोल्ट मीटर में रीडिंग उसी इलेक्ट्रोड की आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो मीटर में जो रीडिंग आएगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रोड की होगी। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि हाउ विल यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 प्लस Mg। तो हम लोग क्या करेंगे, ए सेल विल बी सेटअप कंसिस्टिंग द मैग्नीशियम एंड इन मैग्नीशियम सल्फेट ऑफ 1 m एज 1 इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ एज ए सेकेंड इलेक्ट्रोड। Measure the EMF of the cell, okay, and also note the direction of deflection in the voltmeter, okay. Direction of deflection shows that electron flow from the manganese electrode to the hydrogen electrode, hydrogen electrode, that is oxidation takes place at magnesium electrode, okay, and reduction takes place at hydrogen electrode, okay। हम इस सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल है लेफ्ट साइड में, और ये हमारी रिडक्शन हाफ सेल है राइट साइड में। और सेल पोटेंशियल इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, सेल पोटेंशियल इक्वल टू हम जानते हैं हाफ ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ से हाइड्रोजन कैथोड है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से हम घटा देंगे इसको, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो यहाँ पे इसके वैल्यू हम 0 रखेंगे। यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो मैग्नीशियम का पोटेंशियल जो होगा वो सेल पोटेंशियल होगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे हम लोग ई सेल जब लिखते हैं, एक जनरल फार्मूला हम सभी को पता है कि ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड।
ये कैथोड माइनस ये एनोड। ओके, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैथोड पे हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है H, हाफ H प्लस, H2 प्लस H2, or you can write here like this. Here will be half H2 and here will be Mg two plus oblique Mg। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो जो पोटेंशियल आएगा वो किसका आएगा, मैग्नीशियम का आएगा। इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक पॉट, क्या आप कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में पॉट में रख सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखना पड़ेगा कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ज़्यादा निगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू द कॉपर। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखेंगे तो कॉपर से ऊपर जिंक है, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो उस जिसका पॉजिटिव होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। अब ये अगर हम जिंक रिएक्टिव ज़्यादा है तो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, यानी जिस पॉट में हम रखे होंगे उस पॉट में से जिंक निकल करके कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा, और इस तरह से उस पॉट के अंदर छेद हो जाएंगे, इसलिए हम उसको वहाँ पे नहीं रख पाएंगे। और एक तरीका ये भी है कि हमें अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 0.34 होता है, 0.34 वोल्ट। ओके, 0.34 वोल्ट कॉपर का पोटेंशियल होता है, और जिंक का जो होता है 0.7 माइनस 0.7 होता है। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल अगर हमने सॉल्व किया तो 1.10 यानी पॉजिटिव आ गया, और अगर पॉजिटिव हो गया तो मतलब रिएक्शन हो सकता है। ई सेल इज पॉजिटिव, रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर, hence we cannot store copper sulfate into zinc pot, but we can store zinc sulfate into copper pot, we can store zinc sulfate into copper pot। तो इस तरह से हमें अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे कॉपर के अलावा और जिंक के अलावा कोई और रहेगा तो इसको जानने का तरीका यही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव, और अगर टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में रिएक्शन होगा और उस पॉट में रखना एलिजिबल नहीं होगा, मतलब सही नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसल्टिंग द टेबल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यहाँ पे टेबल बोला है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, एंड सजेस्ट थ्री सब्सटेंस that can oxidize ferrous ion into फेरिक। कौन कौन से, टेबल को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए हमें तीन ऐसे सब्सटेंस को एडवाइस करना है, सजेस्ट करना है जो कि फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, प्लस होगा, वो उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि फेरस आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन, Fe2 कन्वर्टेड इनटू Fe3, ऐसा रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -077 वोल्ट। तो केवल वही सब्सटेंस इसको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 से ज़्यादा होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसका ऑक्सीडेशन करना है, उससे अगर रिडक्शन पोटेंशियल जितना अधिक होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा या जितना ज़्यादा अधिक होगा, बस इतना ध्यान रखें, तो वो उसके द्वारा ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। इसमें ऐसे कंडीशन में जो ईएमएफ ऑफ द सेल आएगा वो पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो पाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जो भी एलिमेंट आयरन के नीचे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सब इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हैलोजन वगैरह ये भी सब नीचे ही है, ये भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो एक जनरल चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है। ये देखने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना है कि जिसका जितना अधिक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी, तो वो उतना ज़्यादा जो है कि ऑक्सीडाइज कर पाएगा, लेकिन रिड्यूस नहीं कर पाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें रिडक्शन के प्रोसेस के लिए देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में देखना है, तो हमें उनका निगेटिव पोटेंशियल देखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट विथ ए सॉल्यूशन हुज pH इज 10। क्वेश्चन है कि हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है जिसको ऐसे सॉल्यूशन से जोड़ा गया है जिसका pH 10 है। तो सिंपल है, हम रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होगा, H प्लस हाफ H2 में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, ओके। ये फार्मूला हो गया नेक्स्ट इक्वेशन का। अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट कर सकते हैं, एक तो इसकी वैल्यू 0 होगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या वैल्यू होती है, 0, ओके। ये तो यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, 1, n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ओके। लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 pH है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी दिस मच 10 इंटू 0.519 इंटू 10 इंटू दिस विल बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पे अगर हम समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ कि कैसे ये सॉल्व हुआ है, तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि ये 0 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 0.0 0.0
5991 इंटू log 10 की पावर 10 -10 था तो +10 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं -0.1 0.0591 इंटू log 10 log 10 और 10 आगे आ जाएगा, 10 log 10 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 log की वैल्यू 10 log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये बचेगा हमारे पास माइनस 0.591 इंटू 10 अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो पॉइंट पीछे चला जाएगा तो वैल्यू हमारी हो जाएगी -0.59591 वोल्ट 91 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल in which reaction takes place Ni plus 2Ag plus ब्रैकेट में 0.02 amp gives Ni2 plus 0.160 amp plus 2Ag। सेल पोटेंशियल दिया हुआ है 1.05 वोल्ट। सबसे पहले तो हमें करेक्ट इक्वेशन, हमें इस रिएक्शन की मदद से, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इस रिएक्शन की मदद से यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट -0.0591 एंड लॉग Ni2 प्लस अपान ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, तो ये Ag2 प्लस रिड्यूस हो रहा है और ये Ni ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन। यहाँ पे 2 ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे 2 का ध्यान रखेंगे क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल में ये भूल जाता है तो हमारा सारा किया हुआ बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे 0.15 वोल्ट दिया हुआ है माइनस 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे निकिल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ 0.160 अपॉन 0.002 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, 10 टू पावर 4 हो जाएगा, 4 से 4 इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो हो जाएगा, बता देते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.059 591 0.591
अपॉन एन, एन इज टू लॉग यहाँ से देंगे 0.16 अपॉन 4 इंटू 10 to power minus 4, 10 to power minus 6, 10 to power minus 6. ओके, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 4, ओके, 0.0 4, ओके। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से एक बार सॉल्व करेंगे तो 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 4/10 to power 4, ऊपर 6 हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा 4। अब यहाँ से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे। हो जाएगा 4 इंटू दिस, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा लॉग 4 इंटू 10 to power minus 4, 10 to power 4, ओके। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। ये यहाँ पे 4 से ये कट गए हैं, टाइम में। अब ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे कैलकुलेट करने पे 0.104, 0.05 माइनस 0.14, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.91 वोल्ट। इस वैल्यू है कैलकुलेशन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन 2Fe3 plus 2I minus gives 2Fe2 plus I2 हैज वैल्यू ई सेल दिया हुआ है 0.236। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ओके, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैसे करेंगे, पहले तो इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। इन सारे क्वेश्चन में इक्वेशन लिखेंगे। पहले लिख देंगे, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 2Fe3 प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 2I माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस, ओके, I2 एस N2 इक्वल टू 2 डेल्टा GR0 माइनस NF
ई सेल, ओके, -2 इंटू 96,500 एंड ई सेल की वैल्यू दी हुई है, एफ की वैल्यू फैराडे नंबर, एन फर नंबर। तो यहाँ से हमारा आ गया इतना, आ गया ये गिब्स फ्री एनर्जी आ गई। अब फार्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू -2.303 RT log Kc। तो log Kc इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा जी आर 2.303 RT, यहाँ से -45.55, 2.303, 8.314 इंटू 10⁻³ 298। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब एंटी नॉब निकाल लेंगे इसका। तो ये जो आगे नंबर लिखा रहता है इसको हम पावर में ले लेते हैं, और इस वैल्यू को लॉग टेबल में 98 के थर्ड कॉलम में देख लेंगे। जो वैल्यू आएगी उसमें एक नंबर छोड़ कर डेसिमल लगा के उस वैल्यू को डाल लेंगे। समझे? पहले तो इक्वेशन हो गया, फिर एन की वैल्यू हो गई, फिर उसके बाद डेल्टा जी की वैल्यू हो गई, फिर यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। और फिर डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log Kc होता है। तो log Kc इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस मच। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ओके। तो ये वैल्यू आ जाएगी Kc इक्वल टू इतना हो जाएगा 7.983, 9.616 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज विद द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी क्यों घटती जाती है। कंडक्टिविटी जो सोल्यूशन की होती है वो डाइल्यूशन करने पर क्यों घटती जाती है। तो उसका कारण ये हो सकता है कि जो डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है, नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम घटता जाएगा, तो कंडक्टिविटी घटती जाएगी। मगर इस यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इन द कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ओके। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी घट जाएगी, ओके। अब यहाँ पे तो जितना हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ आयन पर यूनिट कम होते जाएंगे, तो इस वजह से कम हो जाएगा। अब अगर हमें डिटरमाइन करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो कुर्लोस लॉ से हमें पता है कि बाय यूजिंग कुर्लोस लॉ वाटर का हम पता कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि जब हम किसी भी एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं, सपोज हमने यहाँ पे HCl लिया, HCl प्लस यहाँ पे हमने ले लिया NaOH, ठीक है। NaOH ले लिया, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से हमें साल्ट मिलेगा रिएक्शन कराने पर, NaCl प्लस H2O। तो हम इसके लिए इक्वेशन लिख देंगे, बस कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो हमें ये साल्ट मिलेगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, तो सॉलिड को छोड़ करके हम लिक्विड को लेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O यहाँ पे इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो यहाँ पे इन सारी वैल्यू अगर दी गई है तो सॉल्व कर लेंगे तो हम H2O का हम पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी ऑफ मेथेनोइक एसिड दिया हुआ 0.25 L मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड दिया है और 46.1 सियामिन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इसका जो है कि मोलर कंडक्टिविटी है। ये कंसंट्रेशन हो गया इसका कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड इज 46.1 सियामिन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन बाय लैम्डा प्लस, यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करना है हमको। ये पता है, दो चीज़ें पता है, एक तो इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन है 349.6 और एसीटेट आयन का दिया हुआ है 54.6। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। हम इसमें पहले मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लेंगे। फार्मूला रखेंगे ले-क्रोलोस लॉ के हिसाब से, लैम्डा एच प्लस लैम्डा एच CH3COOH। अब यहाँ से ये वैल्यू हमने रख दिया। ओके, तो हमारे टोटल इतना आया। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, गिवन कंसंट्रेशन पे दिया हुआ है, तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एज गिवन कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेटेड यहाँ पे हो गया। तो हमारी ये वैल्यू आ गई दिस मच। ठीक है, तो पहला काम क्रोलोस लॉ के हिसाब से टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज इतना है, तो कुछ समय के बाद कंसंट्रेशन C अल्फ़ा हो गया, तो यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम वाले फार्मूले में यहाँ पे रख देंगे C माइनस अल्फ़ा, तो एक C यहाँ से कट जाएगा इससे, और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था, पॉज करके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।